नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार धामी कैबिनेट 16 बड़े फैसलों पर मुहर। फ्री बिजली योजना में सब्सिडी वसूली एक्ट को भी मंजूरी। हरिद्वार में बाल विकास विभाग में रिश्वतखोरी का खेल बेनकाब। प्रमोशन के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते सुपरवाइजर गिरफ्तार। डीपीओ कार्यालय के अधिकारी का नाम भी आया सामने। डोईवाला के लिस्ट्राबाद में लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर आंदोलन। जमीन की नाप जोख करने पहुंची टीम। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हुई झड़प। सरकार के 4 साल पूरे होने पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन। एक ही स्थान पर लोगों को मिली कई सरकारी सेवाएं। जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का अभियान। और चारधाम यात्रा तैयारियों पर सीएम धामी के अधिकारियों को सख्त निर्देश। सड़कों के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस। 19 अप्रैल से होगा शुभारंभ। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। दरअसल कैबिनेट विस्तार के बाद आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नए शामिल किए गए 5 मंत्रियों ने पहली बार हिस्सा लिया और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी। लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति दी गई। वहीं न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने का निर्णय हुआ है। वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई। ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही देने का निर्णय किया गया है। गृह विभाग में होमगार्ड्स के लिए नई नियमावली बनाने और भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ रखने की अनुमति दी गई। इसके बाद स्वरोजगार योजनाओं में पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% लक्ष्य आरक्षित करने और 5% अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। सबसे पहला मद हमारा ये लोक निर्माण विभाग का मद था। लोक निर्माण विभाग का एक एडीबी असिस्टेड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट में एक छोटी कंसल्टेंसी इनके द्वारा ली गई थी और वो 1 करोड़ से कम की पावर जो है वो प्रशासकीय विभाग की होती है कंसल्टेंसी के लिए। तो ये कंसल्टेंसी 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर टेंडर में आया, तो वो इसलिए कैबिनेट में आया। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उस कंसल्टेंसी को लेने के लिए, जैसा कि एडीबी के मार्गदर्शन में काम होता है, तो उसमें आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। पंत जी, आज कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहली बैठक हुई है। किन अहम निर्णयों पर मुहर लगाई गई है और आम जनता को इससे क्या लाभ मिलने वाला है? पंत जी, विस्तार से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें 16 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सबसे बड़ी बात आज की कैबिनेट की बैठक में ये रही कि आज नवनियुक्त 5 मंत्रियों को भी पहली बार कैबिनेट की बैठक में शामिल होने का मौका मिला। हालांकि लोक निर्माण विभाग के जो कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज, वो अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इसके अलावा बाकी मंत्री उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक में शामिल हो पाए। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा किया है, जहां उन्होंने सरकार के 4 साल के कार्यकाल को पूरा होने पर बधाई दी थी, आभार जताया है पूरी कैबिनेट की ओर से। उसके बाद जो प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख लाए गए उनमें 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने हरी झंडी लगाई है। पीडब्ल्यूडी से ब्रिज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी एडीबी के तहत 1 करोड़ से अधिक की कंसल्टेंसी को
बाकायदा कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का जो वाहन लोन है, इलेक्ट्रिक वाहन पर 4% और अन्य वाहनों पर 5% तक का न्यायिक अधिकारियों को व्यवस्था दी गई है। वन विभाग की अगर बात करें तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई है। वहीं उच्च शिक्षा विभाग निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को मंजूरी दी गई है। गृह विभाग में संपत्ति वसूली अधिनियम, उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही गृह विभाग ने ट्रेनिंग व्यवस्था में पुलिस को फॉरेंसिक, साइबर और IT प्रशिक्षण देने के लिए NIELIT के माध्यम से विशेषज्ञ लेने को मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग में भर्ती की आयु सीमा 2028 के बाद लागू होगी, उसको 3 साल के लिए छूट प्रदान की गई है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ऐसे जो फैसले थे वो राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज में हुए। और सबसे बड़ा फैसला अगर आप देखेंगे तो वो किसानों के लिए रहा है, जिसमें MSP जारी की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से गेहूं खरीद की जो दर है उसको MSP फाइनल किया गया है और तकरीबन 2.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया। 2585 रुपए प्रति क्विंटल इस बार सरकार किसानों से गेहूं खरीदेगी, जो अपने आप में बड़ी खबर और बड़ी राहत की खबर और सौगात की खबर किसानों के रूप में रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। हरिद्वार में सतर्कता विभाग का बड़ा एक्शन सामने आया। दरअसल बाल विकास विभाग में रिश्वतखोरी का खेल बेनकाब हुआ है। प्रमोशन के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सुपरवाइजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। देहरादून सतर्कता टीम की ट्रैप कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायत के बाद से ये जाल बिछाया गया, आरोपी को पैसे लेते ही दबोचा गया है। मामले में DPO कार्यालय के अधिकारी का नाम भी सामने आया है। जांच तेज कर दी गई। सतर्कता टीम अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही है और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री के काल में ऋषिकेश के रानी पोखरी क्षेत्र में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन आवंटित की गई और इसका शिलान्यास भी किया गया था। इस मौके पर तत्कालीन सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे थे। हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि शिलान्यास के 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी यूनिवर्सिटी के निर्माण की दिशा में कोई काम नहीं हुआ और एक ईंट तक नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित जमीन को टिहरी बांध विस्थापितों के नाम पर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए, 7 साल में वो विश्वविद्यालय एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। पिछले 37 दिनों से रानी पोखरी के लोग उस विश्वविद्यालय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल मुझे भी धरने पे जाने का मौका मिला था और आज अचानक ऋषिकेश SDM, तहसीलदार और पूरा पुलिस फोर्स को ले जाकर उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। रामनगर शहर में बढ़ते LPG सिलेंडर संकट के बीच पाइपलाइन गैस परियोजना एक बार फिर से चर्चा में आ गई। शहर के कई इलाकों में गैस सिलेंडर की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं, लंबी कतारों में लगने को मजबूर हैं, जबकि दूसरी ओर करीब 14 से 15 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछने और 1000 से अधिक कनेक्शन दिए जाने के बावजूद घरों तक गैस सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत ने इस विषय को गंभीर बताया और कहा कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर गैस आपूर्ति पर देखने को मिल रहा, जिसके कारण सिलेंडरों की समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि रामनगर में पंपापुरी, भरतपुरी, टेढ़ा रोड, दुर्गापुरी और लखनपुर सहित कई क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछ चुकी है और बड़ी संख्या में परिवारों को कनेक्शन भी दिए गए हैं।
खाड़ी में जो टेंशन है उसकी वजह से जो सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊं कि रामनगर में करीब 14-15 किलोमीटर गैस पाइपलाइन अंडरग्राउंड बीत चुकी है। पंपापुरी, भरतपुरी, टेढ़ा रोड, दुर्गापुरी से लेकर लखनपुर तक पूरा एरिया उसमें कवर हो चुका है और करीब 1000 से ज्यादा कनेक्शन वहां पे दिया जा चुका है। अब जरूरत है उसके लिए एक DSU बनाने की, जहां से वो सप्लाई पूरे शहर में जाएगी। तो करीब इन्होंने 800-900 इन्होंने कनेक्शन भी दिए हैं इसमें। तो ये अगर पाइपलाइन की सप्लाई चालू रहती तो इस समय ये सिलेंडर के लिए कम से कम 1000 परिवार तो ऐसे होते जिनको पाइपलाइन का फायदा मिल रहा होता। देखिए, HPCL का यहाँ रामनगर में पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत समय हुआ नहीं है, तो मैंने जानकारी ली। तो इसमें एक्चुअली में 2 फेज में यहाँ पे काम होना था। एक फेज में तो काम कंप्लीट हो गया है जो 10 किलोमीटर का था, और 10 किलोमीटर में इनका काम अभी रनिंग में है। तो एक रिक्वेस्ट HPCL के माध्यम से ये आई है कि हमको एक जगह चिन्हित करके दे दिया जाए। तो मेरी इस संबंध में नगर पालिका से भी बात हुई है और मैंने HPCL वालों को बुला लिया है। तो एक ज्वाइंटली एक निरीक्षण भी कर लेंगे, क्योंकि इनका HPCL का रहना भी जरूरी है। कल के दिन कोई जगह हमने चिन्हित कर दी और बाद में HPCL बोले कि फिजिबल नहीं है, तो फिर दोबारा हमको वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमने HPCL को भी बुला लिया है, नगर पालिका को भी बता दिया है। एक ज्वाइंटली एक निरीक्षण कर लेंगे और निरीक्षण के बाद जो भी फाइनल होगा उस जगह को हम उनको हैंड ओवर कर लेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रानी पोखरी के भट्ट नगरी लिस्ट्राबाद में लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर आंदोलन का आज यहां 38वां दिन रहा। ये आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। जब प्रशासन की टीम जमीन की नापजोख करने मौके पर पहुंची तो पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित ओनियाल, ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी, रानी पोखरी ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी सहित कई आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलनकारियों ने गिरफ्तार करके ले जाते हुए नेताओं को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने का भी प्रयास किया और पुलिस की गाड़ी के आगे लेटकर आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी का विरोध भी किया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक ने आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया है। उन्हें भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। एक हमारे सांसद हैं भाई, आज हमारे क्षेत्र के लिए कौन लड़ेगा, कौन जिम्मेदार होगा इन चीजों का कि जो हमारे लिए इतनी बड़ी बात हो गई कि लॉ यूनिवर्सिटी की घोषणा करने के बाद वोट की लूट के साथ आज जो है हम ठगे से रह गए हैं। सबके सब यहाँ पिछले 38 दिन से धरना दे रहे हैं। इनसे तो लाख गुना में धामी जी को कहूंगा, जो हमारी यूनिवर्सिटी को यहाँ से ले गए, कम से कम उन्होंने कुमाऊं के बारे में कुछ सोचा तो सही। यहाँ पर हमें ये लिस्ट्राबाद जगह है और लिस्ट्राबाद में जो रेशम विभाग के नाम दर्ज भूमि है उसको सौंग बांध विस्थापितों के संदर्भ में सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने का जो आदेश है उसके क्रम में इनको यहाँ पे पोजीशन दिए जाने की कार्रवाई जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति है उसके साथ मिलकर यहाँ पे की जा रही है। कितनी बीघा जमीन है जी उसको आवंटन किया गया? सर ये 6.233 जो हेक्टेयर लैंड है लिस्ट्राबाद ग्रांट की जो रेशम विभाग के नाम दर्ज है, इसको सिंचाई विभाग के नाम ट्रांसफर किया गया है प्रॉपर विधिवत शासनादेश के द्वारा। उसके क्रम में माताओं बहनों के साथ में हुई है जो वो करते हैं। धामी सरकार क्या कर रही है, अपने आप पीछे होके पुलिस बल को आगे कर दे रही है। हमारे एक एक औरतों पे 4-6 लेडीज कांस्टेबल खड़ी है। एक औरत हम क्या कर लेंगी? 6 उन्होंने अपने भाड़े के टट्टू ला के यहाँ पे खड़े करे हुए हैं। विधायक जी से भी नाराज है। विधायक जी ने आगे करा क्या है, क्या करा है विधायक जी ने आगे? यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोगों को बोल दिया अपनी जमीन ढूंढो। अरे हम ही जो ढूंढते तो तुम्हें वहाँ कुर्सी पे क्यों बिठाया? जग मारने के लिए बैठ के तुम लोग कुर्सी पे, ठीक है। और सबसे पहले हमारे आज ब्लॉक प्रमुख जो गौरव चौधरी जी है और जिलाध्यक्ष मोहित ओनियाल जी है, पुलिस ने उनके साथ सबसे शुरू में बदतमीजी करी। उसके बाद हमने आंदोलन को उग्र रूप दिया और विधायक जी यहाँ पे आए। विधायक जी ने कहा मैंने काम बंद करवा दिया और विधायक जी ने ये कहा कि काम बंद हो गया और विधायक जी चल गए। और उसके बाद 2 गाड़ियां पुलिस की आई और हमारी माताओं बहनों को और जो हमारे साथ के जितने भी आंदोलनकारी थे सबको उठा के अरेस्ट कर दिया है पुलिस ने।
उत्तराखंड में इन दिनों शराब की दुकानों के आवंटन का विरोध हर जगह शुरू होने लगा है। ऐसा ये माना जा रहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड सरकार अन्य कई स्थानों पर नई दुकानों के लिए लाइसेंस आवंटित कर सकती है। खासतौर पर उत्तराखंड में मातृशक्ति इसका जमकर विरोध कर रही है। मातृशक्ति के आंदोलन का सम्मान तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से भाजपा को ये उम्मीद नहीं है कि वो इसका विरोध करें। भाजपा की प्रवक्ता ने कांग्रेस के दिनों की याद भी दिलाई और कहा कि वो दिन उत्तराखंड की जनता कभी भूली नहीं, जब हरीश रावत के समय डेनिस रावत की सरकार कहना लोगों ने शुरू कर दिया था। इसलिए नैतिकता के आधार पर कांग्रेस को इस मुद्दे पर नहीं भूलना चाहिए। ये तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसको दिखाएगी, लेकिन कांग्रेस तो कम से कम इस प्रकार की राजनीति ना करे। कांग्रेस जो है अपने समय का दौर भोगी। जब जो है डेनिस की सरकार चलती थी, केवल एक ही ब्रांड था पूरे प्रदेश में, डेनिस। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी बताएं कि उस वक्त पूरे प्रदेश में डेनिस वालों के साथ उनकी क्या साठगांठ थी। और वो दौर जो है आज भी सबको याद है, जब टीवी पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, इस प्रदेश को लूट लो आंखें फेर लूंगा। तो कांग्रेस कम से कम इस मुद्दे पर हमसे बात न करे। इस मुंह से जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है। विकासनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। हालात ये है कि रोजाना 25 से 30 लोग कुत्ते या अन्य जानवरों के काटने के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे, लेकिन अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन की कमी मरीजों की परेशानी और बढ़ा रही है। कई मरीजों को या तो बिना इलाज लिए वापस लौटना पड़ रहा या फिर मजबूरी में बाजार से महंगे दामों पर इंजेक्शन खरीदने पड़ रहे। इस मामले में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप चौहान का कहना है कि पिछले कुछ समय से इंजेक्शन की कमी बनी हुई। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और समय समय पर आपूर्ति मिलती रहती है, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक होने पर दिक्कतें सामने आ रही हैं। रेबीज के इंजेक्शन इससे पहले काफ़ी रेगुलर है ना, कुछ दिनों से कुछ डिसरप्शन हुआ है सप्लाई में, तो हमारी डिमांड गई हुई है। और कुछ हमारे सीएमओ साहब की तरफ से भी कुछ हमें रेबीज के इंजेक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे पेशेंट की तादाद काफ़ी है, 25 से 30 पेशेंट प्रतिदिन रेबीज कुत्ते के किसी जानवर से कांटेक्ट के या बिल्ली से के कांटेक्ट के पेशेंट लगभग 25-30 पेशेंट हो जाते हैं। तो जो हमने सीएमओ साहब को भी उसमें लाए हैं, तो उन्होंने भी और हमें जो हमारा डीजी ऑफिस का से हमारी दवाइयों की जो आपूर्ति होती है, वहाँ से भी हमने डिमांड की हुई है। नगर पालिका परिषद विकासनगर द्वारा हमारे जितने भी स्ट्रीट डॉग है उसके बांध्यकरण की कार्रवाई यहाँ पर कराई गई है। और इस साल भी हमने संस्था के माध्यम से जो है एमओयू किया है। जो भी स्ट्रीट डॉग हैं जिनका बांध्यकरण नहीं हुआ है, जो आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, उसको एबीसी सेंटर ले जाया जाता है और वहाँ पर इनका बांध्यकरण करने के बाद इनको पुनः उसी स्थान पर छोड़ा जाता है। और जहाँ तक ये आक्रामकता वाली बात है, तो इसके निमित्त नगर पालिका परिषद विकासनगर द्वारा सभी लोगों से ये अपील भी की गई है कि वो जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको जो खाना दे रहे हैं वो किसी एक निर्धारित स्थल पर जाकर खाना दें। काशीपुर में आईटीआई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरखेड़ा पांडी में उस समय आज हड़कंप मच गया जब हाट बाजार में खरीदारी करने आए एक युवक पर नकाबपोश बदमाशों ने अचानक फायर किया। इस हमले में युवक गंभीर तौर पर घायल हुआ है। दरअसल काशीपुर के आईटीआई कोतवाली क्षेत्र के गांव बरखेड़ा निवासी शानी अली शाम करीब 7 बजे हाट बाजार में घरेलू सामान लेने गए थे। इस दौरान वो अपने ताऊ की दुकान पर बैठ गए। कुछ देर के बाद उसका एक और भाई साहिल भी वहां पर पहुंचा और दोनों साथ में घर के लिए निकले हुए थे। तभी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश आए और उन पर फायर कर दिया। फायरिंग में शानी अली के कंधे में छर्रे लग गए हैं, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा था। अचानक हुई इस गोलीबारी से बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश भी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला क्या था, वो सब्जी लेना घर से गया था, मैंने उसको भेजा था सब साग सब्जी ले आओ,
बाजार लगती है गाँव में रोड पे, वो बाजार के लिए गया था, फिर सब्जी लेकर बाजार करके वो वापसी लौट रहा था। दो युवा भाई मतलब घाटा बंधा हुआ था उनका, और उसके गोली मार के भाग गए। अभी क्या स्थिति है उनकी? स्थिति ऐसी है कि फिलहाल तो देखो। कहाँ लगी गोली उनकी? गोली कंधे में लगी है। लगभग कितने लोग बताए जा रहे हैं? कितने लोग? अच्छा, उसको गोली छू के निकली है, क्योंकि कोई भी एंट्री वुंड उसके नहीं है। अभी वाइटल्स उसके ठीक है, पेशेंट अभी स्टेबल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी, बात की जाए सर, अब क्या स्थिति है, मतलब स्थिर है? हाँ, अभी पेशेंट स्टेबल है, उसके वाइटल ठीक है, बीपी पल्स सारी नॉर्मल है, और वैसी कोई गंभीर चोट नहीं है उसके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।